दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं इसमें देश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर लगातार चल रहा है। और इसमें अडानी का मुद्दा लगातार गर्म हो रहा है। अडानी को लेकर जिस तरह से अमेरिका की एक अदालत के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं, तमाम तरह की बातें उसके बाद भारत की राजनीति में लगातार कही जा रही हैं। लेकिन बात है कि अडानी को लेकर जिस तरह के तमाम विवाद लगातार सामने आते हैं, बिजनेस मॉडल को लेकर बात कही जाती है कि किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तमाम तरह की उनके द्वारा जो भी रणनीति बनाई जाती है वो विवादों के घेरे में कहीं ना कहीं बनी रहती है। इसमें विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि सरकार का उन पर पूरा वरदहस्त है, सरकार का पूरा आशीर्वाद है। और सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को, राहुल गांधी को सीधे सीधे उन्हें घेरे में लेते हैं इन आरोपों को, अपने आरोपों के साथ में। तो ऐसे में अडानी का मुद्दा क्यों बार बार विवादों के घेरे में आता है, क्यों अडानी बार बार विवाद के केंद्र बनते हैं। भारत की राजनीति में अडानी एक व्यापारिक समूह, एक ऐसा समूह बन गया है जो विवादों के केंद्र बना रहता है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तो संसद के अंदर गतिरोध इस मुद्दे पर लगातार बना रहता है। विपक्ष लगातार मांग करता है कि अडानी मुद्दे पर बहस की जाए, लेकिन सरकार, सत्ता पक्ष हमेशा उसका उस बहस से बचने की कोशिश करती है। हम देख रहे हैं जब से पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ है, इसमें भी लगातार ये गतिरोध बना हुआ है। और आखिरकार ऐसे कौन से कारण है कि अडानी का जो मुद्दा है देश की राजनीति में तो ज्वलंत बना हुआ है, इतना विवादों का केंद्र बना हुआ है। इन सब बातों पर जानेंगे, हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, आर्थिक जगत के बहुत ही जानकार वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ हिमांशु जी गुजरात से जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट के तौर पर बड़ी ख्याति है उनकी। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ हिमांशु जी। क्योंकि आप आर्थिक जगत के बहुत अच्छे जानकार हैं, ऐसे में अडानी का जो मुद्दा है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार क्या मुद्दा है और किस तरह का इसका प्रभाव देश की राजनीति पर इतना व्यापक रूप से दिखाई देता है। हिमांशु जी। नमस्कार संवाद इंडिया के दर्शकों को, आपको सभी को जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अ, देखिए, अदानी का जो राइज हुआ है, अदानी का अगर आप राइज देखेंगे, उसके ग्रुप का जो राइज जिस तरीके से वो थे, मतलब वो टॉप 500 की जो लिस्ट होती थी उसमें उनका स्थान था। लेकिन जो मिट्योरिक राइज जो हुआ है वो 2018 से होना शुरू हुआ है। 2014 से 2018 के बीच इनका इतना मतलब मिट्योरिक राइज, ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह एयरपोर्ट के मिलना, ये सब नहीं हुआ था। 2018 से इनका मिट्योरिक राइज हुआ है। और ये मिट्योरिक राइज उस तरीके से हुआ है कि जिस तरीके से उनको एयरपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिस तरीके से उन्होंने सीमेंट कंपनियां हस्तगत की, जिस तरीके से उन्होंने दूसरी कंपनियां हस्तगत करना शुरू कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़े प्लेयर के तौर पे खड़े हो गए, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो उनके जो बिजनेसेस है उसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेके मुद्दे बार बार उठना शुरू हुए। जिस तरीके से उनको मतलब एक बात आ गई कि सीसीआई में उनकी जो कंपनीज वो एक्वायर करते थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, देखिए उद्योग जगत में जब एक उद्योगपति सडनली, मतलब आप किसी भी चर्चा में देख लीजिए, हर कोई यही कहता है कि अदानी जी का नाम हमने सुना ही नहीं था 2014 या 18 से पहले, अब ये सडनली हम सुन रहे हैं। तो जब मीटियोरिक राइज होता है किसी उद्योग जगत में किसी का, तो सबसे बड़ी समस्या उस उद्योग जगत में जो स्वामित्व अपना बना के बैठे, जिनका रसूख है, वहां से शुरू होती है। अब इसके पीछे कौन है, क्या है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन अदानी हर बार जिस तरीके से चर्चा में आते हैं, मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, बतौर बिजनेस जर्नलिस्ट जो मैंने देखा है, उनकी फ्लैगशिप कंपनी अगर आप देखेंगे तो मुंद्रा पोर्ट है। तो मुंद्रा पोर्ट जहां से उन्होंने इतना बड़ा कारोबार शुरू किया, ये सब किया, वहां से जिस तरीके से वो एयरपोर्ट के, पोर्ट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में आ गए, सीमेंट कंपनियां खरीदी, सीमेंट कंपनियां भी इसलिए खरीदी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादातर सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका एक तरीके का बैकवर्ड इंटीग्रेशन था। लेकिन उनकी जो कॉरपोरेट गवर्नेंस, मतलब ठीक है आप धंधा कर रहे हैं बराबर है, लेकिन आपके वहां पे जो धंधा हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं धांधलियां हो रही है, ऐसी बातें आप सामने आई। हमने लगातार देखा कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसमें पूरा का पूरा मतलब एक कंपाइलेशन हुआ था सभी रिपोर्ट्स का, जो भी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थे उसमें से, कि इनका धंधा जो है वो सही नहीं चल रहा है, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा है। भले आप मतलब आप प्रॉफिट मेकिंग हो, आपके शेयर्स के भाव जो भी है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा है। लेकिन तब जाके क्या हुआ कि हर किसी ने मतलब राजनीतिक पक्षों से लेके जो एक्सपर्ट्स थे सभी ने कह दिया कि ये तो शॉर्ट सेलर है, और शॉर्ट सेलर का अपना मतलब वो होता है, उन्होंने भी डिस्क्लोजर दिया था कि हम शॉर्ट सेलर, हमने इसका स्टॉक शॉर्ट सेल किया है, इसकी वैल्यूएशन ये रखी हमने।
तो उन्होंने जो वैल्यूएशन रखी थी उस वैल्यूएशन को अश्वत्थ दामोदरन करके वैल्यूएशन की दुनिया के गुरु है, एक्सपर्ट है, वो कभी अदानी की कंपनीज को ट्रैक नहीं करते थे। लेकिन हिंडनबर्ग का मामला होने के बाद उन्होंने अदानी कंपनीज को स्टडी किया और लगातार 3 बड़े अच्छे पत्रकार, करण थापर जो कि वायर में इंटरव्यूज करते हैं, लता वेंकटेश जो कि सीएनबीसी में उनके मनी मार्केट के सबसे बड़े एडिटर है और वो अच्छे खासे इंटरव्यूज करते हैं ऐसे लोगों के साथ, इस मामलों में उसकी अच्छी खासी पकड़ और समझ है। और राजदीप सरदेसाई ने इंडिया टुडे में अश्वत्थ दामोदरन के साथ इंटरव्यूज किया। ये सब देखिए, ये सब जर्नलिस्ट जो है उनको एंटी एस्टैब्लिश माना जाता है, लेकिन उन्होंने, अगर आप वो इंटरव्यूज देखेंगे तो उन्होंने उसमें ये बात पे सहमति दर्शाई है जो अश्वत्थ दामोदरन ने कहा है कि इनकी शेयर की जो वैल्यूएशन है जो हिंडनबर्ग ने कही थी उसके आसपास ही इन्होंने दिया है, 900 रुपए के आसपास। तो तब इनका शेयर 3200 रुपये फ्लोर प्राइस पे ये लोग एफपीओ में देना चाहते थे। तो बोले इनके शेयर का वैल्यूएशन 900 रुपये से ज्यादा हो नहीं सकता है। बाद में जो बातें हिंडनबर्ग में आई थी, उन्होंने ये भी कहा था कि जब 75% स्टेक फैमिली के पास है तो बाकी का 25% जब रिटेल मार्केट में है तो उसमें मतलब वॉल्यूम्स नहीं दिख रहा है, तो इन्होंने प्राइस कैसे हाई की, क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे है ना प्रशांत जी, एक बात समझने लायक है, कोरोना काल में 2 कंपनियां भारत में, उसमें बहुत बड़ा निवेश आया और उनकी जो वैल्यूएशन बढ़ी वो सॉलिड बढ़ी। बहुत सारे फंड्स ने अदानी ग्रुप की कंपनीज में, खास करके अदानी ग्रीन में पैसा डाला और उनकी वैल्यूएशन जो अदानी ग्रुप के स्टॉक की वो करीबन 98x के आसपास हो गई, खास करके अदानी ग्रीन की। तो सडनली 98x माने 1 रुपया जो है उसका 98 रुपीज हो जाना। तो ये वैल्यूएशन हुआ। जब बात आई तो बोले कि यहाँ पे फंड्स ने पैसा लगाया, ये सब हुआ है। उसी दरमियान रिलायंस ग्रुप में अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आए, फेसबुक से आया, गूगल से आया, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह बहुत जगहों से इन्वेस्टमेंट है, इनका भी वैल्यूएशन बढ़ा। अब उसके बाद एक खबर आती है कि किसी ने, मतलब जो फंड्स है जो अदानी ग्रुप के उसमें फंड्स जिन्होंने डाला है उसमें सेबी ने कुछ उसके फंड्स फ्रीज कर दिए हैं और एक दिन में इनको 70,000 करोड़ का लॉस होता है। उसके बाद हिंडनबर्ग आया, हिंडनबर्ग में बहुत सारा इनका कैपिटल वाइप आउट हो गया। उसके बाद माधवीपुरी बूच और उसको लेके जिस तरीके से कांग्रेस के पवन खेड़ा ने जो हमले किए, जो बातें की, उन्होंने कहा कि हम राजनीति करता चलिए आप शॉर्ट सेलर है, शॉर्ट सेलर की बात मत मानिए, लेकिन ये राजनीति और हम ये राजनीति करेंगे। तो इसको लेके बहुत असर नहीं हुई माधवीपुरी बूच को लेके। लेकिन ये जो आखिरी जो मतलब वार किया गया है, इसमें क्या हुआ है, यूएस की जो कोर्ट और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उन्होंने एक आरोप पत्र बाहर निकाला कि हमारी तहकीकात में यह पता चला है कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस लॉ जो होता है उसके तहत 1977 का, उसके तहत आप अगर अमेरिकी निवेशकों से पैसा उठाते हैं और आप उस कंपनी में वो धंधे में पैसा लगाते हैं तो आपकी कंपनी कुछ गलत सलत नहीं कर सकती। तो इनका जो कहना है गलत सलत क्या हुआ है, गलत सलत ये हुआ है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि इनसे बिजली खरीदने वाला था, इनके सोलर प्लांट से वो बिजली खरीद के वो देने वाला था दूसरे स्टेट्स को, वो दूसरे स्टेट्स इस बिजली को खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, उसका भाव बढ़ा आ रहा था, पर यूनिट जो प्राइसिंग होती है वो बढ़ी थी। तो ये आरोपनामा जो है यूएस की कोर्ट में, उसमें ये कहा गया है कि इन्होंने वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती है, वितरण करती है बिजली की वितरण कंपनियां, ज़्यादातर गवर्नमेंट ही करती है, गवर्नमेंट की कंपनियां होती है, तो उनके अधिकारियों को रिश्वत देके वो कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू करवाए और ये बिजली सेकी से खरीदे, ऐसा उन्होंने किया है। और इसमें बात यहाँ तक इस इंडाइटमेंट में है कि मतलब जो लीडरशिप है कंपनी की वो मिली है इन अधिकारियों से और इनके नाम वगैरह जो भी है। तो वहां के किसी विसल ब्लोअर ने ये तहकीकात के लिए एसईसी माने सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जैसे हमारे यहाँ पे सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसे वहां पे यूएसए में एसईसी है जो कंपनी की हर एक चीज को लेके उसके ऊपर नजर रखता है। तो एसईसी में किसी ने, मतलब किसी विसल ब्लोअर ने जानकारी दी, एसईसी ने उस तरीके से कहा और ये अल्टीमेटली डीओजे में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, और यहाँ तक बात आई कि सागर अदानी को मतलब एफबीआई ने घेर लिया था, एफबीआई ने उसके फ़ोन वोन को चेक करके पता चला कि उसके फ़ोन से उन्होंने
कुछ जो सबूत थे, ये ब्राइब नोट्स वगैरह, वो मिटा दिए थे। तो इस मुद्दे को लेके अभी एक पूरा घमासान मचा है कि अगर यूएस कोर्ट में 21 दिन की जो मोहलत दी गई है, उसमें अगर आप हाजिर नहीं होते, मतलब ये कोर्ट का आरोपनामा है। प्रशांत कौशिक जी, आपके यहाँ मेरे खिलाफ मान लीजिए मेरठ की कोर्ट में हम ये शो कर रहे हैं, कोई करेगा कुछ और मेरठ की कोर्ट हमको समझ देगी, तो मुझे भी आना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा। तो ये एक प्रक्रिया होती है। फिर वहां पे उन्होंने, किसी ने कहा कि आप जो शो कर रहे थे वो बराबर नहीं था, हम अपनी दलील रखेंगे कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की, आप देख लीजिए शो पूरा का पूरा, तो जाके वो लीगल प्रोसेस होती है। तो आरोपनामा जो डिक्लेयर होता है, तो मेरठ के अखबारों में मान लीजिए आ गया कि प्रशांत कौशिक के सामने आरोपनामा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो वो खबर है कि आरोपनामा आया। अब मान लीजिए प्रशांत कौशिक जी की कोई कंपनियां हैं, तो कंपनियों में ऑब्वियसली उसकी असर पड़ेगी, क्योंकि कंपनी के मालिक प्रशांत कौशिक के सामने जब आरोपनामा आता है तो उसकी कंपनियों के शेयर्स में, और इन मुद्दों को लेकर आरोपनामा है, तो उनके शेयर्स के भाव में असर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे ये हुआ है। दूसरा क्या हुआ है, तो मैं मोटे तौर पे ये 54 पेज का जो इंडाइटमेंट है उसके निटी-ग्रिटीज और डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मामला ये है। और दूसरा क्या हुआ है, इसकी वजह से जो फॉरेन, ये ज्यादातर भारतीय बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऋण लेते हैं विदेश से। अब विदेश से ऋण या तो बैंक से आप ले सकते हैं अगर उस तरीके से क्वालिफाइड है तो, या फिर आप ऋण लेंगे वहां की स्टॉक मार्केट से, वहां की आपकी लिस्टेड कंपनी जो होगी, आपका सब्सिडरी कंपनी होगी, वो बॉन्ड्स इश्यू करेगी। बॉन्ड्स इश्यू करेगी तो अच्छे खासे दाम पे आपको डॉलर्स मिलेंगे। डॉलर्स आप रुपी में कन्वर्ट कर लीजिए तो 80 गुना उसका कन्वर्जन होता है। अब ये, अगर आप इंटरेस्ट रेट के बारे में देखेंगे तो लाइबोर वगैरह जो होता है वो 1%, 2%, 3% निगोशिएबल होता है। तो यहाँ तक 4% तक के इंटरेस्ट में ये लोग ये बॉन्ड उठाते हैं और ये सब होता है, तो बहुत सस्ते दाम पे पैसा मिलता है धंधा करने के लिए। तो जब आप विदेश से वहां से ऐसे लाते हैं और विदेश की कोर्ट में ये सब आता है, विदेश की एसईसी इसके पीछे पड़ती है, तो आपकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है विदेश की ऋण मार्केट में, विदेश के डेट मार्केट में, वो कम हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर आप पे भरोसा नहीं करेंगे कि आपकी कंपनी तो घपले वाली है, आपका हम देके आपके शेयर में रोकेंगे, आपके शेयर टूट जाते हैं, हमको हमारा क्या है। लेकिन इसमें बहुत सीधी सी बात है, बॉन्ड्स में क्या होता है, बॉन्ड्स दिए हैं तो ये जो 6 साल 5 साल जो भी होता है उसके मुताबिक इनको रिटर्न्स चुकाना है, तो वो चुका देते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी कंपनीज के साथ इन्वेस्टर्स जुड़ना पसंद करते नहीं है, जिसका मतलब किसी तरीके से उसके सामने कोई खिलाफ आरोप वगैरह कुछ भी हो, क्योंकि कल को ये कंपनी बंद भी हो सकती है। अगर बंद हो गई तो आपका पैसा डूब गया, सीधा सा हिसाब है, जी जी। बराबर है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो लास्ट इंडाइटमेंट जिस तरीके से है उसको लेके अदानी ग्रुप के शेयर्स की कीमतें बढ़ रही है। कल, खास करके कल जब महेश जेठमलानी और मुकुल रोहतगी ने मार्केट खुलने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कल अदानी के हर एक शेयर में ऑलमोस्ट 9 to 10% का इजाफा हुआ है, शेयर के दाम बढ़े हैं। लेकिन ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक इनकी जो डॉलर बोरोइंग की जो कैपेसिटी है उसका जो इंडेक्स है वो घटा हुआ पड़ा है। मतलब इन्वेस्टर सेंटिमेंट आप बोलिए या जो भी बोलिए। तो यहाँ पे इसके बाद दो समस्याएं खड़ी हुई है। एक तो कि इनकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है उन पे ब्रेक लग गई है। अदानी पूरे समूह के ऊपर कहीं ना कहीं 2.6 लाख करोड़ से लेके 2.8 लाख करोड़ तक का ऋण है। 2.6 लाख करोड़ मतलब 2.6 ट्रिलियन से लेके 2.8 ट्रिलियन। और इनका जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं 30-35 हजार करोड़ के आसपास का है। तो इनकी जो ऋण की क्षमता है वो इनके प्रॉफिट से 10 गुना ज्यादा है। मतलब मान लीजिए कि आप लाख रुपया कमा रहे हैं महीने का, आपका टोटल होता है इनकम, मान लीजिए 15 लाख आप कमा रहे हैं, आपका टैक्स डिडक्शन होके 35.5% टैक्स डिडक्शन होता है, तो वो निकाल के आप देखेंगे तो 10 लाख के आसपास की आपकी कैपेसिटी है। लेकिन आपने जो ऋण ले रखा है वो 1 करोड़ का है। तो यहाँ पे समस्याएं शुरू होगी। अब ऋण लिया है, ठीक है, ऋण आप ले नहीं पा रहे हैं, ऋण लेने की दूसरी समस्या है, इमीडिएटली आपने जो 800 करोड़ डॉलर वाला जो आपका जो बॉन्ड का जो डिबेंचर का स्कीम था वो स्क्रैप कर दिया। दूसरा क्या हुआ है कि ये एक विदेश में सब जगह पे इनका कारोबार है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडोनेशिया में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, अफ्रीका में है, हाइफा, इजराइल में है।
तो वहां से आवाजें उठनी शुरू हो, वहां से अब ऑस्ट्रेलिया से कुछ बात आ रही है, रेसिज्म को लेके कुछ मुद्दे हुए हैं। इंडोनेशिया में जिस तरीके से इनका कोल माइनिंग का बिजनेस है, वहां पे टैक्स बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पे बांग्लादेश में जो समस्या ऑलरेडी चल रही है, जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो रिवाइज करने की बात है। श्रीलंका में भी वही समस्याएं हैं। अफ्रीका में वो विसल ब्लोअर ने बोल दिया कि हम वापस इनको आने नहीं देंगे, केनिया एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। हाइफा में युद्ध की परिस्थिति है इजराइल में, तो आप समझ सकते हो धंधा नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे माहौल में इनकी बोरोइंग कैपेसिटी को बहुत बड़ा धक्का लगा है, जो आपके दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। ये समाचार क्यों आए, तो इसका जब बोरोइंग ये ले नहीं पाएंगे तो धंधे में डाल नहीं पाएंगे, 10 गुना ऋण है, तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ी अभी समस्या फिलहाल है। सवाल या निशान है इस ग्रुप के सस्टेनेंस को लेके। और इस बीच ग्रुप जो है वो अपने तरीके से अपने खुलासे कर रहा है। जैसे ये आया तो इमीडिएटली, मतलब ये बहुत टाइमिंग भी समझने लायक है। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल्स के दिन रात को 3 बजे ये चीज आती है। 3 बजे मतलब ब्लूमबर्ग का एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, 3 बजे ही रात को गौतम अदानी और उसका पूरा एक जो ग्रुप है, उसका कोर इंटरनल ग्रुप, उनके बीच मीटिंग होती है और वो डिसाइड करते हैं कि इसको कैसे जवाब दे, क्या करें। फिर सुबह एक प्रेस रिलीज जाहिर की जाती है कि ये आरोप सब गलत है, हम इसके सामने फाइट करेंगे कोर्ट में, ये सब होगा। तो एक तरफ ग्रुप ये अपना उसके ऊपर जो भी आरोप लगे, आरोपनामा है, जिस तरीके से बात है, उसमें हमेशा यही बात कह देता है कि भाई हमारे ऊपर लगे इल्जाम सब गलत है। तो बिना आग के तो धुआं नहीं निकल रहा है भाई साहब, ये बात बहुत सीधी है। मतलब है तो कुछ है। और कल भी एक स्टेटमेंट इन्होंने इश्यू किया जिसमें इन्होंने कहा कि जिस तरीके से राम जेठमलानी वगैरह ने कहा कि ये जो लोग हैं, गौतम अदानी, सागर अदानी, इनके खिलाफ कोई मामला नहीं है, या इनकी कंपनीज के खिलाफ कोई मामला नहीं है। तो यही चीज कल इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे भी कही, 3 नाम उसमें लिखा था, गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन, इनको लेके कोई समस्या नहीं है। और ये उन्होंने वकीलों ने ये कहा कि घूस देने का आरोप है, घूस दी नहीं है। तो मतलब ये अभी लीगली कैसे फाइट आउट होगा, लीगली कैसे पैन होगा, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन जो मोटे तौर पे मैंने जो बात की, इसमें इसकी ऋण क्षमता को पूरा का पूरा मतलब एक तरीके से नुकसान कर दिया गया है, ऋण ये ले नहीं पाएंगे। और गौतम अदानी का स्टाइल है कि ये खुद जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करते। मतलब यहाँ पे भी ये बात आई आरोपनामे में कि इन्होंने ये अधिकारियों से मिले थे डायरेक्टली। तो ये जो समस्याएं अभी हुई है सब प्रोजेक्ट्स में, वहां पे वो खुद जाके कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो फ्लाई होते हैं मान लीजिए, और उनके जो प्राइवेट जेट्स होते हैं उनके नंबर्स सब जगह पे पब्लिक डोमेन में होते ही है। अगर वो कहीं किसी ने डाल दिया और पता चला कि इंडोनेशिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो वहां पे कंट्रीज, यूएस की तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी उन कंट्रीज के साथ है, तो इमीडिएटली जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे उनको दबोच लिया जाएगा। और फिर जब यूएस ले जाया जाता है तो वहां पे जेल में रखा जाता है। तो ये ना कहीं मोबिलाइज हो पा रहे हैं, ना ये कहीं से ऋण उठा पा रहे हैं। मतलब इनको अपने ही देश में नजर कैद करके रख दिया गया है। फिलहाल की परिस्थिति पूरे अदानी समूह के जो 2 लोग हैं मेन, उनकी ये है। अब उनका पूरा लीडरशिप प्लेटफॉर्म जो है उसमें उसके बेटे करण अदानी भी है, जीत अदानी भी है, प्रणव अदानी भी है। और इनका जो ये प्रणव अदानी इनके भांजे विनोद अदानी के बेटे, और ये सागर अदानी है वो राजेश अदानी के बेटे हैं। करण अदानी और जीत अदानी ये दोनों गौतम भाई के बेटे हैं। तो ये लीडरशिप क्या किस दिशा में जाएगी, यंग लीडरशिप क्या करेगी, ये सब देखना पड़ेगा। पॉलिटिकली जैसे आपने कहा ये मामला तूर पकड़ चुका है, ये मामला और तूर पकड़ेगा। और हालांकि ये मतलब शीतकालीन सत्र चल रहा है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो शीतकालीन सत्र में ये मामला छाया रहेगा। लेकिन इसको आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या ये कोई स्मोक स्क्रीन तो नहीं है, क्योंकि 15 बिल जिसमें वक्फ बोर्ड का भी बिल है वो भी पास करना है इस शीतकालीन सत्र में। तो क्या मुद्दा इसी के ऊपर राजनीति गरमाई रहेगी और बाकी के बिल पास हो जाएंगे? क्योंकि इस बार आपको ये भी समझना है कि 240 लोग जो बैठे हैं सत्ता में, लोकसभा में, उसके सामने 234 लोग हैं, तो बिल पास करना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ट्रंप के एक समर्थक ने इस नेशनल करप्ट, ये जो करप्ट लॉ प्रैक्टिस को लेके कहा था कि इसकी वजह से यूएस कॉर्पोरेशंस ग्रो नहीं हो पा रहे थे, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या ये उस दिशा में जा रहा है जहां पे ये मामला आया? अब ये मामला कोर्ट में इसकी तहकीकात, मतलब इस कोर्ट में इसका लीगली फाइट किया जाएगा, और तब जाके कहीं ना कहीं, मतलब मान लीजिए कि लॉ में चेंजेस होते हैं तो ट्रंप को वो क्रेडिट मिलता है और ये इस केस की वजह से मिलता है। क्या ये सब
एक्सरसाइज है, ये भी देखना पड़ेगा। और एक बात और समझनी पड़ेगी इस पूरे मुद्दे में कि गौतम अदानी के जो समधी है वो अमरचंद मंगलदास करके एक सबसे बड़ा जो लॉ फर्म है भारत का, वो फैमिली से, श्रॉफ फैमिली से। तो इनकी बेटी की ये श्रॉफ फैमिली वालों की जो बेटी है उनकी शादी हुई है करण अदानी के साथ। तो कहीं वहां से भी मतलब लीगल इनपुट्स वगैरह मिलता होगा इनको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और कल ये जो स्टेटमेंट आया वो इसलिए आया क्योंकि 24 घंटे पहले, मतलब कल के परसों परसों वाले दिन अच्छा। इंटरनेशनल मीडिया में खबर ये चल रही थी कि ऐसे मामलों में जब ऐसी कंपनीज के सामने कोर्ट्स में केस आते तो इन्वेस्टर लॉ सूट में कन्वर्ट होने में घंटे भी नहीं लगते। मतलब अगर मान लीजिए इन्वेस्टर्स ने वहां पे हल्ला बोल दिया और इन्वेस्टर्स ने कोई लॉ सूट दाखिल कर दिया सब ने मिलके, तो मामला एकदम पूरा का पूरा इतना वो हो जाएगा संगीन कि आपको जाना ही पड़ेगा, जवाब देना ही पड़ेगा वहां पे। और दूसरा, आपकी जो ऋण क्षमता है उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाएगा। और इसका टाइमिंग मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एग्जिट पोल के बाद ये 2 दिन में इनके शेयर के भाव टूटे। जब ये एग्जिट पोल की रात को ये खबर मेरे पास भी आई तो मुझे भी लगा था कि ये महाराष्ट्र की जो इलेक्शन है उसमें मान लीजिए कुछ ऐसा 19-20 होता है तो इनकी जो निगोशिएटिंग कैपेसिटी हो, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कैपेसिटी हो, उसे उद्योगपतियों के साथ ही होती है। इनकी जो करीबी होती है तो उसके हिसाब से होती है कि इनकी जो नेटवर्थ वैल्यू इसके सामने खुद का तो कोई पैसा निकालेगा नहीं कोई नेता, तो इसको बोल देंगे इतना दे दीजिए इतना दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे तब मुझे ये लगा कि इनका जो समाचार आया ये महाराष्ट्र के इलेक्शंस को लेके आया है और शायद मतलब निगोशिएशन कहीं और से हो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए बाद में मुझे समझ आ गया कि ये अभी इनका जो धारावी का प्रोजेक्ट है उसके लिए जो ऋण अगर ये लेके आते हैं और अगर वो धारावी के बाद अपनी रियल एस्टेट कंपनी को लिस्ट करते हैं, क्योंकि इनकी रियल एस्टेट कंपनीज में जितने भी मामले थे आईटाट में सीटाट में सब जगह से वो धीरे धीरे क्लीन होते जा रहे हैं। अगर ये लिस्ट करते हैं तो शायद अदानी ग्रुप उस लेवल पे आ जाएगा जहां पे दूसरे भारत के कोई ग्रुप नहीं है। तो ये खबरें भी थी, इन्वेस्टर लॉ सूट का मामला था, ये भी था। और जैसे मैंने कहा इनका जो लीगल प्रॉक्सिमिटी, तो कल जिस तरीके से 2 वकील, उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो अदानी बोर्ड के उसके ऊपर वकील है, उन्होंने खाली एक वकील के तौर पे अपनी राय रखी है। तो ये सब चीज़ें कल तक हुई है। कल शाम को यहाँ तक खबर आई कि मूडीज़ ने इनका जो रेटिंग है वो भी डाउनग्रेड किया हुआ है। तो मतलब इनकी ऋण की क्षमता जो है, ऋण लेने की कैपेसिटी है, वो कहीं ना कहीं घसीटी जा रही है, वो कहीं खुद बूम नहीं हो पाते। लेकिन प्रशांत जी साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा, इस मुद्दों के ऊपर बहुत चर्चा नहीं हो रही है कहीं पे। शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला था उसके पहले ये मामला आया, तो क्या ये स्मोक स्क्रीन है? दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कल कोई एक लॉ चेंज होता है वहां पे, क्योंकि इसके समधी जो है वो लीगल साइड से है, तो इन्होंने उस लॉ को पूरा पढ़ा होगा और बाद में ये सब चीजें हो रही होगी। क्योंकि अदानी ग्रुप का एक मैं किस्सा सुनाना चाहूँगा आपको बतौर एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट। यहाँ पे अदानी ग्रुप के सामने गुजरात में बहुत सारा ग्रीन एक्टिविज्म हो रहा था। ग्रीन एक्टिविज्म माने इनका जो पोर्ट का प्रोजेक्ट था उसको एनवायरनमेंट को लेके बहुत सारा दिखावे विरोध हो रहे प्रदर्शन। थे, ग्रीन पीस वगैरह, हाँ बहुत कुछ उसमें एक्टिविज्म हो रहा था। भूज कच्छ से एक मुस्लिम बंदा खड़ा हुआ, उसने इनके सामने पीआईएल दाखिल की। वो पीआईएल लड़ते गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह पे, और वहां पे अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल गया। तो वहां के भूज के गलियारों में बात ये भी है कि वो जो मुस्लिम बंदा है वो तो कॉन्ट्रैक्टर है अदानी ग्रुप में, तो उसने ये पीआईएल दाखिल की, तो खड़ा किया गया था, उसको सब दस्तावेज दिए गए, तो वो दस्तावेज के ऊपर ही लड़ाई लड़ी गई और अल्टीमेटली वो हार गए, तो उनको क्लीन चिट मिल गई। तो ये संभावना भी है कि अगर वहां पे एक बार यूएस करप्ट लॉ प्रैक्टिसेस वाले मामले में ये करके क्योंकि देखिए मैं बहुत क्लियरली मानता हूं एक चीज कि सागर अदानी अगर इनके सेकंड जनरेशन ऑफ बिजनेस में है तो ये इतने मूर्ख नहीं हो सकते हैं कि ये फोन जो होता है जिसमें सबूत मतलब मिटाए भी गए हाँ, वो ये लेके बड़ा वो बिल्कुल सही, घूमेंगे, बड़ा ये विषय है लेके ये। वो घूमेंगे। दूसरा क्या है कि इनके, मुझे जो सुनने मिला है, पता नहीं मैं इसकी कोई पुख्ता वो कर नहीं पाया, बट जो बातें आ रही है बिजनेस सर्किट वगैरह में, अदानी ग्रुप के एडवाइजर्स पे इजरायली सिक्योरिटी के लोग हैं। तो इजरायली सिक्योरिटी वाले भी इतने मूर्ख नहीं होंगे कि वो इनको बर्न फोन्स या एनक्रिप्टेड फोन्स यूज करने की सलाह नहीं देंगे जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तब। तो ये जिस तरीके से, जिस आसानी से आया है, कुछ चुनिंदा राज्यों में ही जिस तरीके से इसकी बात आई है, इसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं ये स्मोक स्क्रीन दिख रहा है कि इसमें ऐसे राज्य आए जो
बीजेपी रूल स्टेट बीजेपी नहीं है। शासन। तो आप अगर मान लीजिए रिश्वत देने वाले हैं तो सिर्फ वो डिस्कॉम्स को आप नहीं देंगे, सब डिस्कॉम्स को आपको देनी पड़ेगी, जो भी आपसे पावर खरीदने वाला है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें थोड़ी मेरे खुद के मैं जहन में मुझे सवाल करती है बतौर बिजनेस जर्नलिस्ट कि ये क्या हो रहा बिल्कुल। है। दूसरा एक महत्व का मुद्दा जिसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, वो भी इसके साथ इसलिए जोड़ना पड़ेगा, पावर में बैठे जो अभी लोग हैं, इनकी जो इनर कोटरी है, खास करके अमित शाह, अजीत डोवाल और अब गौतम अदानी, गौतम इन अदानी। तीनों को ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है कि वो कंट्री के बाहर कहीं जा नहीं सकते। तो ये कोई खेल खेल रहा है, बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। अब वो जॉर्ज सोरोस है, कोई दूसरे कॉरपोरेशंस है, कोई यहाँ का बंदा है, कोई यहाँ का मतलब लोकल कॉरपोरेटर जो जला हुआ है, क्योंकि जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में एक ज़माने में जाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में पकड़ बनानी थी, लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के ऊपर उन लोगों ने ऑलमोस्ट उसके बोर्डरूम में बैठने की बात थी, वो नहीं हो पाया। तो क्या ये सब उस दिशा में जा रहा है कि कोई हर तरफ से सरकार के ऊपर, इनके उद्योगपति के ऊपर हमला कर रहा है, और सरकार मुझे कहीं वीक टर्फ पे दिख रही है जब ये बोलती है सरकार की, इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि आर्थिक तौर पे हमला हो रहा है। ये मतलब ऐसी बात आ गई कि आतंकवादी हमला हो जाता है और बाद में आप बोलते हैं कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अरे भाई साहब, 10 साल से सत्ता में हो, हर बार कोई आर्थिक हमला कर जाता है, तीसरी बार हो रहा है। छोटे निवेशकों का सवाल है, कीजिए ना, कुछ एक्शन लीजिए ना। जैसे वो लोग यहाँ की वहाँ की कोर्ट में ऐसे कर सकते हैं, तो आपने भी कानून बनाया है कि आप भी। देश की अर्थनीति के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप देखिए कौन कर रहा है, जॉर्ज सोरोस कर रहा है, उसका ग्रुप कर रहा है, इसका ग्रुप कर रहा है, कोई भारतीय कॉर्पोरेट है, सबके खिलाफ सबूत इकट्ठा कीजिए, उसके लाइए और कोर्ट में डाल दीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट बिल्कुल। ऑफ जस्टिस में। हर बार क्या रोना, देश की अर्थनीति पे हमला हो रहा है, देश की अर्थनीति पे। आप क्या कर रहे हैं जब देश की अर्थनीति पे हमला हो रहा है? कानून बना के बैठे, एक्शन लीजिए। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन उस दिशा में कुछ हो नहीं रहा है। और देखिए, मैंने जैसे कहा कि जो पूरा का पूरा पावर में बैठे जो लोग हैं, इनकी जो पूरी इनर कोटरी को मतलब जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, और आप बोल रहे हैं कि नहीं, आपका एक भी बंदा मोबिलाइज ना हो सके, ऐसी हालत में आपको रख दिया है पन्नू और निर्जर वाले मामले में, और अभी ये भारत में ही घूस देने के मामले में। तो आप कर क्या रहे हैं? आप जब ऐसे स्टेटमेंट दिखते हैं तो आप मतलब वीक लीडरशिप साउंड करते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी को आप फॉलो कीजिए, देखिए वो क्या कह रहे हैं बिल्कुल। कि रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा मामला ऐसा निकले को हर कोई जानता है। अभी हर कोई यही सवाल करता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी विपक्ष हो, कोई भी हो, यही सवाल करता है कि गौतम अदानी, उसकी कंपनियां, गौतम अदानी जी फ्रंटा में पैसा किसका है? तो जब कैसे ये बातें बाहर आएगी तब कितनी फजीयत होगी। आपके ऊपर हमला हो रहा है और आप एक्शन नहीं ले पा रहे, तो इससे बड़ा वीकनेस तो क्या हो सकता है? तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे जो बातें हमने रखी आपके सामने, लास्ट जो हुआ है उसका पूरा का पूरा मामला ये, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। हम बिल्कुल। बोलते हैं कि ठीक है, अगर समस्या है तो बिल्कुल सॉल्व कीजिए, रोइए मत। देश की अर्थनीति बिल्कुल। पे हमला है, विदेश से हमला हो रहा है, क्या ये रोना, विदेश से हमला हो रहा है? कानून बना के बैठे हो आप, देश की अर्थनीति पे कोई हमला करेगा तो उसको आप पनिश करोगे, तो ढूंढिए उसको, बिल्कुल। लेके आइए यहाँ की कोर्ट में, जैसे यहाँ पे गया है, दीजिए वहां पर वारंट, उसका भी एक्सट्रेडिशन करवाइए वहां से, जो भी ये करवा रहा है बैठा बैठा। तो बिल्कुल। कुल बिल्कुल। मिला के ये सब चीजें हैं। जी, जी, जी। बहुत ही विस्तार से आपने पूरे विषय को समझाया है कि मुझे उम्मीद भी हमारे दर्शकों को भी पूरा क्लियर हुआ होगा कि विषय क्या है और किस तरीके से इफ एंड बट है। अच्छा, जैसा आपने कहा कि जो पूरे वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें, जो अडानी ग्रुप की जो प्रतिष्ठा थी, उसको निश्चित रूप से कहीं न कहीं आघात पहुँचा है और उनकी जो ऋण लेने की क्षमता है, वह भी काफ़ी प्रभावित होगी, कमज़ोर होगी इससे। तो ऐसे में पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्योंकि कई देशों की जो समाचार आए हैं, जैसे केन्या से आया है, बांग्लादेश से आया है, विभिन्न देशों से समाचार भी आए हैं, जो अडानी के साथ उनके अनुबंध थे, जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंधी जो भी अडानी के वहाँ पर परियोजनाएँ थी, वह भी कहीं न कहीं बंद कर दी गई हैं या उसका रिव्यू हो रहा है। तो ऐसे में अडानी ग्रुप का जो एम्पायर पूरे दुनिया में छाया हुआ था, फैला हुआ था, उस पे कितना नकारात्मक प्रभाव इस समाचार के बाद पड़ रहा है और आने वाले समय में और क्या संभावना इसमें आप देख पाते हैं? नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। बिजनेस जर्नलिज्म की दुनिया में दो थियरीज चल रही है। मैं जिन बिजनेस जर्नलिस्ट से, बिजनेस एडिटर्स वगैरह से बात करता हूँ, एक थियरी ये चल रही है कि भारत के पास ऐसी कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस नहीं है
जो वहां की नीतियों पे प्रभाव डाल सके। जैसे ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हर एक देश की नीतियों पे प्रभाव डालती, अमेरिकन खास करके बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो ऐसी हमारे पास नहीं, तो ऐसी कंपनी होना हमारे लिए आवश्यक है। ऐसा एक वर्ग जो है बिजनेस पत्रकारों का वो मानता है। दूसरा एक वर्ग है वो ये मानता है कि इसमें जो भी गलत हुआ है वो आप ठीक कीजिए, आप ग्रो होइए, कोई ना नहीं है, आप पूरी दुनिया में छा जाइए, अगर आपकी ताकत है तो कर लीजिए। हुसैन बोल्ट अगर 7 सेकंड में दौड़ सकता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है, आप 4 सेकंड में दौड़ सकते हो तो दौड़िए, बिल्कुल दौड़िए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ठीक है। स्टीरॉइड्स लेके दौड़े हैं और पकड़े गए तो फिर वो ड्रग टेस्ट में आप फेल होंगे और तो फिर आपका मेडल वापस छीन लिया जाएगा। ये वाला मामला है। तो इसके चलते क्या हुआ है कि जैसे मैंने कहा कि इनकी बोरोइंग कैपेसिटी के ऊपर एक तरीके से एक जैमर लग गया है। अब वो बोरोइंग जब तक नहीं कर पाएंगे, देखिए धंधा जो है, और जब धंधा बड़ा हो, मतलब जहां पे आप सोच लिए 2.6 लाख करोड़, 2.6 ट्रिलियन से लेके 2.8 ट्रिलियन का डेट हो, तो आपको किस लेवल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक चंक जो आता है उस धंधे से, वो तो आप खाली ब्याज का पैसा देने में लगा देंगे। बिल्कुल मान लीजिए आज किसी के ऊपर 10 लाख का ऋण है, किसी ने 10 लाख की या 15 लाख की हाउसिंग लोन ली है, तो उसको पहले हर महीने 10 से 15 हजार जो अपना ईएमआई है उसका निकालना है, उसको निकालना। बाकी के खर्चे बाद में, क्योंकि वो अगर आप नहीं निकालेंगे तो बैंक की रिकवरी वाले आपके पास पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे में इनके धंधे को जिस तरीके से इनको मैनेज करना है, जो भी करना है, ये समस्या इनके सामने बहुत खड़ी हो सकती है, बड़ी। शेयर बाजार इतना फिलहाल वो लोग अभी रिकवर कर रहे हैं। शेयर बाजार में मैंने ये देखा है कि अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है या उसके जो शेयर्स है, उसकी बर्निंग कैपेसिटी जो है वो 65% से लेके 70% तक है। मतलब इनका 100 रुपये का अगर कोई शेयर होगा तो वो 30-35 तक जा सकता है और वापस उछल के वो 165-117 तक भी जा सकता है। मैंने ये स्टडी किया है, मतलब मैं कोई सर्टिफाइड एनालिस्ट नहीं हूँ ये बात करने के लिए कि आप ये खरीदिए या ना खरीदिए, तो वो बात हम नहीं कर रहे हैं, वो टेक्निकली जो बात होती है वो बात हम कर रहे हैं। तो फिलहाल शेयर के प्राइस ये मैनेज करके बैठे, लेकिन अगर ये ऋण नहीं ले पाएंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनके ग्रुप के प्रोग्रेस को, इनके ग्रुप के बिजनेस को धक्का पहुंचना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा प्रशांत जी, आपकी आय 10 लाख है और आप 1 करोड़ का ऋण लेके बैठे, आप अपने धंधे चला रहे हैं, आपका स्टोर है जहाँ पे आप टेलीविजन बेच रहे हैं, वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, ये सब बेच रहे हैं। अब सडनली ये खबर आ गई कि प्रशांत जी के सामने मेरठ की कोर्ट में ये हो गया, प्रशांत जी तो ठन ठन गोपाल हो गए, फिर तो मीडिया वाले सब कुछ लिखेंगे ना। तो उसके चलते प्रशांत जी रास्ते पे आ जाएंगे, कहने का मतलब मेरा ये। तो ये हालात यहाँ पे अभी होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, अगर इनका ऋण कैपेसिटी मैनेज नहीं हुआ, ये ऋण नहीं ले पाए, ये कहीं घूम नहीं पाए, अपने प्रोजेक्ट्स में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सॉल्व नहीं कर पाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि चलिए मान लीजिए ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप अपनी चीजें ठीक कीजिए, आप वापस दौड़िए ठीक करके, और आप ढूंढिए उन लोगों को जो आपकी तरक्की को घोटना चाहते बिल्कुल। हैं। अब यहाँ पे ये भी नहीं हो रहा है, हम्म, बेसिक। प्रशांत कौशिक जी के सामने बातें आई, प्रशांत कौशिक जी खड़े हुए, अपना धंधा मैनेज किया, वापस आए, जो भी है क्लीन किया, और जिन लोगों ने इनके सामने गलत किया है उनके सामने वो डेफेमेशन का केस दायर करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई मेरी शाख को इतना नुकसान पहुंचा है, या आप मतलब प्रशांत जी हम्म, कुछ तो करेंगे ना, हम्म, कि बैठे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मामला ये है कि सरकार को भी घोट दिया गया है, सरकार के जो चहीते उद्योगपति कहे जाते हैं उनको भी घोट दिया गया है, संसद में हंगामा हो रहा है, पॉलिटिकली मामला तूर पकड़ रहा है, लेकिन जो एक्शन आपको लेना है कि कर कौन रहा है, कर कौन रहा ये है? करवा उस कौन पर कोई रहा बात, है, उस पर कोई मामला नहीं है, ये उस पर करवा कोई कौन रहा गतिविधि है। नहीं। भाई साहब आपके घर में हर बार चोरी करवा कौन रहा है, ये तो देखिए। वो चोर को तो पकड़िए, उसको तो थाने ले जाइए। हर बार आप ये नहीं कह सकते कि चोर आके चोरी करके चला गया, कहने का उस मतलब पर मेरा बात है। करने को तैयार फिर नहीं है। अड़ोस पड़ोस वाले भी समझ जाएंगे कि आपकी और चोर की कुछ मिली भगत है इसमें। मेरी बात है, सही बात है, बार बार इंश्योरेंस क्लेम लेने की तैयारी चल रही है ये। जी जी। तो अच्छा। ये मामला है। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने भाई, आप एक्शन तो लीजिए, अगर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, तमाम नहीं तरह के नहीं, उस पर आरोप लग रहे एक्शन हैं। क्यों लीजिए, एक्शन मेरा कहने का मतलब है आप सरकार में बैठे हैं, सरकार बैठे। बराबर है,
आप अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन जीत के आए इतने बड़े लेवल पे, और हर बार आप यही बात करेंगे कि देश की अर्थनीति पे हमला है। क्या है ये कोई बयान है? हैं? कौन कर रहा है हमला देश के? हम भारतीय लोग जानना चाहते हैं कौन हमारे जेब में छेद कर रहा है भाई साहब। भारत की अर्थनीति पे, भारत इतनी बड़ी अर्थनीति होने वाली आप बात करते हैं और वहां पे हमले हो रहे हैं, आप कुछ अगर करेंगे साजिश हो नहीं? रही है तो आप, साजिश हो रही है तो पर्दाफाश कीजिए उसका, अगर कोई साजिश पर्दाफाश कर रहा है कीजिए भाई साहब, सीधी सी बात है। आपके तो। आपके अधिकारी जो है, आपके जो राजनेता है, उनको भी दबोचा जा रहा है, आपके उद्योगपतियों को भी दबोचा जा रहा है। अब समय आ गया है भाई, बाहर था बाण चढ़ा लो, युद्ध का समय आ गया है। अब युद्ध नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे भाई साहब। खत्म हो गया। हाँ? अच्छा हिमांशु जी, एक बात हो रहा है, जो कल दो एडवोकेट, जो बड़े नामी गिरामी एडवोकेट हैं भारत के, उनका कल उन्होंने अपनी इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारा व्यक्तिगत, हमारा वर्जन है, हम व्यक्तिगत करें, हम अडानी ग्रुप की तरफ से कोई अथोराइज नहीं है। तो उन्हें हाँ, क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर अडानी ग्रुप ने उन्हें अथोराइज नहीं किया नहीं, बयान देने के लिए, तो उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई? आवश्यकता से ज्यादा कल का अदानी ग्रुप का स्टॉक का मूवमेंट देख लीजिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद सब ग्राफ ऐसे है, ऊपर है। सब ग्राफ, सातों सात कंपनी के ग्राफ ऊपर है। तो बहुत क्लियर बात है भाई। सेबी को भी तहकीकात, एक्चुअली सेबी को तहकीकात करनी चाहिए कि मार्केट से पहले लीगल ओपिनियन इस तरीके से आया तो ये खिला किसने डाला है, किसने बल्क डील लिया, ब्लॉक डील लिया, अल्गो ट्रेडिंग किया, जो भी। लेकिन यहाँ पे ये सब तो हो नहीं रहा है ना। पॉइंट ये है, हम और आप तो चर्चा करेंगे। बिल्कुल हम और बिल्कुल आप तो क्या है, हम और आप तो एक वो फटीचर करके एक जमाने में सीरियल आती थी जी, बिल्कुल डीडी पे। तो बिल्कुल हम और बिल्कुल। आप तो वो कॉमन मैन है भाई, फटीचर कॉमन लोग हैं, मैन। हम तो बात करेंगे। इनफ्रिंज एलिमेंट्स है। हम, हमारा कहने का इतना वो नहीं है, लेकिन हमको समझ आता है। आपको क्यों समझ नहीं आता ये मुझे समझ नहीं आता। बिल्कुल जब हमारे जैसे बिल्कुल बिल्कुल। फटीचर लोग, जब हमारे जैसे कॉमन मैन को ये सब चीजें समझ आती है, तो सत्ता में बैठे लोगों को क्यों समझ नहीं आता है, ये हमें समझ नहीं आता है। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। अगर जैसे कि हाँ, आपने कहा कि सत्ता को क्यों नहीं समझ रही, आम आदमी जब समझता है। अच्छा, ये भी बड़ा स्वाभाविक सी बात होती है, अगर कोई व्यक्ति के साथ में उसका कोई अगर साथी है, उस पर आरोप लगते हैं तमाम तरह के कि भी आपके नाम का बेजा इस्तेमाल कर रहा है, वो गलत तरीके से आपके नाम का फायदा उठा रहा है, तो आदमी दूरी बना लेता है अपने उस साथी से भी। ऐसे में सरकार पर तमाम तरह गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आप एक के उद्योगपति का कहीं ना कहीं हित साधने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए नीति बना रहे हैं, या उन्हें पूरा आपका कहीं ना समर्थन हासिल है। उसके बावजूद भी सरकार इस पर कोई एक्शन ना लेती है, ना कोई जवाब देती है, और ना कोई पार्लियामेंट में क्वेश्चन करने की इजाजत किसी को मिलती है। पार्लियामेंट पार्लियामेंट के वो सीधा सीधा कहते हैं कोई ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो कम कम बात तो होने दें। तो ये जो मतलब समस्या सरकार अपने लिए खुद ही खड़ा कर रही है, विवादों खुद जन्म दे रही है। इस विवाद का पटाक्षेप करने की जगह, इस बात का जवाब देने की जगह, इंक्वायरी सेटअप करने की जगह वो उस पर चर्चा ही करना नहीं चाहती। ऐसे कौन से, मतलब क्या दिक्कत है सरकार को? गाजियाबाद बॉर्डर से मेरठ कितना दूर है? लगभग 50 किलोमीटर मान लीजिए। हाँ, तो बाइक लेके चले जाइए दिल्ली में, प्रेस क्लब में मिल लीजिए सभी ऐसे पत्रकारों से जिन्होंने उस समय से मतलब कवर किया है लोकसभा को, राज्यसभा को। खास करके डॉक्टर आनंद वर्धन सिंह साहब से भी मिलेगा, उनको पता जी। होगा कि बोफोर्स का मामला आया था, या पौंडीचेरी जीप, पौंडीचेरी राशन वाला मामला, या जीप स्कैम जो आया था, उसके बारे में जब चर्चाएं हुई थी, या केतन पारेख का मामला था, हर्षद मेहता का मामला था, बोफोर्स का मामला था, ये 2G स्कैम का मामला था जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी थी, या कोयला घोटाला था। हाँ, खूब आरोप और ये लगते थे, सब खूब चर्चाएं चर्चा जब होती थी। संसद में, ये सब चर्चाएं जब संसद में हुई, तो क्या किसी स्पीकर ने ये कहा था कि रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा? आपको, मुझे लगता है आपको एक वॉक्स पॉक्स करना चाहिए ऐसे सभी पत्रकारों से जो एक बिल्कुल जमाने में ये बिल्कुल। कर चुके हैं कि रिकॉर्ड पे गया है नहीं गया है। जय जय जय। और संसद के रिकॉर्ड पे ना जाने से आज पूरे मीडिया के रिकॉर्ड में है, वर्ल्ड मीडिया के रिकॉर्ड में है, पूरी मतलब वर्ल्ड मीडिया के रिकॉर्ड में और मीडिया के रिकॉर्ड में यह आ गया है कि संसद ने इसको रिकॉर्ड में लेने से मना कर दिया है। तो मतलब ये क्या रिकॉर्ड आप क्रिएट कर रहे हो? अब तो लाइव टेलीकास्ट है, हर कोई देख रहा है उस चीज को। दूसरा, सोशल मीडिया सब जगह पे ये बात दर्ज हो गई है कि संसद में ये कहा गया कि आप इसको रिकॉर्ड पे नहीं लेके जाएंगे। तो ये कौन सा रिकॉर्डिंग आप करवा रहे हो? ये किस तरीके से रिकॉर्ड पे जा रहा है, ये तो सोचिए। तो मुझे लगता है आपको एक चर्चा ये करनी चाहिए ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों ये को आप सही लेके कह रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने लोकसभा राज्यसभा कवर की है, और वो कवर इन किए। मुद्दों के ऊपर बात करेंगे कि रिकॉर्ड में था नहीं था, और ये पहली बार हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मतलब कल को तो भाई साहब ये बात हो गई कि अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी मुद्दा हो, चाहे चाहे वैक्सीन का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो,
अगर आप चर्चा करना चाहेंगे तो वहां पे बोल देंगे रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, तो मतलब तो फिर संसद का अर्थ क्या है? लोकशाही का जो आधार स्तंभ है, जो डिबेटिंग पॉइंट है, वहां पे बिल्कुल अगर बिल्कुल। बातें रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी तो आप क्या उसका इंपॉर्टेंस घटाना चाहते हैं? मतलब रिकॉर्ड पे क्या जाएगा? ये आईटी सेल वाले या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज वाले जो जा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड पे जाएगा? सही दलील, सही बातें जो भी है वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं? संसद की गरिमा, जहां पे प्रधानमंत्री ने अपना सर माथा टेका था 2014 में, पहले एंटर होने से पहले, उस संसद भवन में आप ये कह रहे हैं कि एक उद्योगपति के इंडाइकमेंट को लेके, यूएस में उसके इंडाइकमेंट को लेके अगर कोई चर्चा करना चाहता है तो आप बोल रही है रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। ये मतलब वही कोई मैं कह रहा हूँ, बड़ा सब्जी गंभीर। मंडी में, हाँ ये बड़ा। कोई ये कोई ये कोई पान के गल्ले पे या सब्जी मंडी पे होने वाली चर्चा नहीं है। आजकल तो मामला ये है कि वहां पे जो चर्चाएं होती है वो भी कोई फोन से रिकॉर्ड कर लेता है। तो आप ये क्या प्रेसिडेंस सेट कर रहे हैं कि रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा भाई? मुझे लगता है आपको एक शो करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों को बिल्कुल पकड़ सही। के 1-to-1 इंटरव्यूज करने वन चाहिए। टू वन। आप सही उनको कह रहे हैं। उनके उनकी उनकी जहन में होगा कि कौन सी चीज रिकॉर्ड्स पे गई थी, कहां पे नहीं हुआ था, क्या हुआ था। बट आई थिंक दिस इज अ सीरियस थिंग। ये सिर्फ बहुत ही सीरियस मामला है। आप समझ, ये इंडिकेशन है, डेमोक्रेसी खत्म होने के ये इंडिकेशन है। जब स्पीकर ये बोलते कि रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, क्या बात कर रहे हो आप साहब? यहां पे रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा तो कहां पे रिकॉर्ड पे जाएगा? विपक्ष के कार्यालय में रिकॉर्ड पे जाएगा? ये विपक्ष तो बात ही कर रहा है बिल्कुल। तो आश्चर्य यही ये होता मुझे है लगता कि है इसके इसके ऊपर इतनी जो चर्चा होनी चाहिए वो हुई नहीं है। बहुत ही हुई नहीं, गंभीर चीज है। बहुत ही गंभीर चीज। जो जो चीज बिल्कुल जो आप मतलब एक डिबेट होना चाहिए, नेशनली डिबेट स्पार्क हो जाना चाहिए। आप कैसे होनी आप चाहिए। बोल सकते हो कि रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा बॉस? चर्चा इस मुद्दों पे होनी चाहिए कि आपने ये रिकॉर्ड पे क्यों नहीं जाएगा, आप मुझे ये समझाइए। चलिए, कोई प्रावधान है ऐसा लीगल कि आप रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा? तो बिल्कुल ठीक मतलब कह रहे कल हैं, को बिल्कुल ये ठीक। हो गया, कल को प्रशांत जी ये हो गया कि इंफॉर्मेशन बिल जो है वो ऐसे ही पास हो जाएगा बिना चर्चा के, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, क्योंकि स्पीकर ने हमें बोल दिया सवाल कि रिकॉर्ड पे नहीं सव, जाएगा। हाँ सवाल ये तो है कि भाई एक उद्योगपति की जो कार्यशैली है उस पर तमाम तरह के क्वेश्चन लग रहे हैं उद्योगपति राष्ट्रीय। उद्योगपति भूल जाइए, उद्योगपति हाँ भूल जाइए। ये भाई जो मामला ऐसा है, ये हाँ मामला ऐसा है जहां पे भारतीय देश की प्रतिष्ठा दांव पे व्यवस्था, है, नहीं नहीं, प्रतिष्ठा लगी हुई है। भारतीय व्यवस्था, नहीं नहीं, सबसे पहली बात, भारतीय व्यवस्था जहां पे आप घूसखोरी करके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, ये बात आई है सामने। ये बात आप है। उद्योगपति भूल जाइए। इसकी कोई भी हो, वजह से, मतलब कोई भी हो, नहीं ए टू नहीं जेड वो। नहीं, इसकी वजह से भारत के जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो अगर ऐसे विदेशी ऋण बाजार से ऋण लेने जाएंगे तो उनको दिक्कतें होगी, उनको दिक्कत समस्याएं आएगी। होगी, उनको चोर की नजर से देखा जाएगा। इसीलिए ये रिकॉर्ड पे जाना और इसकी चर्चा होना आवश्यक बहुत है। जरूरी है, बहुत ये आवश्यक, बहुत इंडाइकमेंट आवश्यक। की बात नहीं है, ये कोर्ट के इंडाइकमेंट की बात नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई विश्वसनीयता भारतीय की बात है। व्यवस्था को, अगर कोई भारतीय व्यवस्था को उस तरीके से बदनाम कर रहा है तो इसकी चर्चा होना इसकी जरूरी है। चर्चा होनी चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। विश्वसनीयता की बात है, भारतीय देखिए, व्यवस्था की क्रेडिबिलिटी की बात है। स्कैम्स जो आए, 2G हो या कोयला घोटाला हो या हर्षद मेहता हो या केतन पारेख हो या सीआर भंसाली वाला स्कैम हो या जो भी चीजें आई, लोकपाल बिल हो या किसानों का बिल हो, ये सब हमारे देश के अंदरूनी मामले थे। इसके ऊपर बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, हुई है। बाहर से कोई हमला कर रहा है आपकी राष्ट्र की व्यवस्था के ऊपर, इसके ऊपर तो बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। और वो भी एक कोर्ट हमला कर रही है आपकी व्यवस्था के ऊपर, उसके जो भी मतलब उसके इन्वेस्टिगेशंस वगैरह है वो कितने सटीक है, क्या है, इसके ऊपर तो बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। यही बात है, बड़ी गंभीर बात है जो आपने कही गंभीर कि बात चर्चा है, होनी इसलिए चाहिए। मैं बोल रहा हूं हाँ बहुत आपको, गंभीर। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि आप उन सभी पत्रकारों से मिलिए जिन्होंने बिल्कुल। लोकसभा संसद सभा कवर की है। आप कवर किया। 50-60 किलोमीटर दूर बैठे हैं, बिल्कुल जाइए प्रेस क्लब में, मिलिए सबसे, बात कीजिए। हो सके तो एक ऐसा राउंड करके कीजिए कि क्या बिल्कुल। ऐसा कभी हुआ है, हुआ है। अंदरूनी मामलों के ऊपर चर्चा हुई है। बाहर का कोई अगर आपको बदनाम कर रहा है तो इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं है? देश की, ये पूरी की देश की व्यवस्था की बात है।
जब आप बिल्कुल ऐसे ठीक बात। मुद्दे पे चर्चा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत ही एक गलत संदेश दे रहे हैं, एक गलत तरीके का रिकॉर्ड आप कायम कर रहे हैं। हाँ, तैयार रहिए, पॉलिटिक्स है, विपक्ष अपना वार करेगा। वो करेगा 17 ही साल करेगा। आप भी विपक्ष में बैठे थे, आपने भी वार किया। मुझे तो यहां तक याद है, मुरली मनोहर जोशी जी अपनी सभाओं में कहते थे जब राम मंदिर के मुद्दे को लेके कि ये निर्वीर्य प्रजा है, नपुंसक प्रजा है, यहां तक बोलते थे प्रजा को क्या बोलूं। कि निर्वीर्य शासक है, नपुंसक शासक है, यहां तक बोलते थे अपनी सभाओं में। तो आज आप चर्चा कीजिए, संसद में भी आप अगर ये बोलेंगे कि रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा तो ये तो मुझे लगता है, आई डोंट नो अब वो किस तरीके का प्रेसिडेंस आप सेट करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी, मतलब चर्चा बहुत आवश्यक है, कोई भी मुद्दा जब हो, चाहे आपको सत्तात्मक इतना बड़ा मुद्दा। जनादेश है, जब आपको इतना बड़ा जनादेश है, और अगर आप महाराष्ट्र ठीक में है तो आपके चर्चा करने में नेता, क्या बुराई है। महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में आपके नेता 5 करोड़ बांटते हुए पकड़े गए और फिर भी आपको 223 सीट मिलती है, आपको इतना बड़ा जनादेश है, तो फिर आप डर किस बात से रहे? पब्लिक है आपके साथ, चर्चा और ये आपका कीजिए भाई। पक्ष, भाई आपका पक्ष ठीक है तो चर्चा में क्या बुराई है। विपक्ष को चर्चा नंगा में क्या कीजिए। बुराई? विपक्ष चर्चा विपक्ष के आरोप को कीजिए। तार तार कीजिए। मतलब ये आप डायलॉग की सोसाइटी को खत्म कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा व्यवस्था आप ऐसा करना चाहते हैं कि डायलॉग्स जो है होने ही नहीं चाहिए, इंटेलेक्चुअल लोग होने ही नहीं चाहिए, चर्चा होनी ही नहीं चाहिए, हम जो बोले वही, और एक आज्ञाकारी समाज बनाना चाहते हैं आप, और कुछ नहीं करना चाहते। भेड़ बकरियों की तरह इस समाज को चलाना चाहते हैं आप। जी जी जी, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उठाए। अच्छा, पूरे का इस पूरे विषय को अब किस दिशा में आपको ज्यादा दिखाई देता है, क्या ऐसे केवल कंट्रोवर्सी का मुद्दा बना रखा है, या कुछ सार्थक, कुछ इस पर परिणाम भी अंत तक कुछ देख पाते हैं, जैसे आपने नहीं, कहा कि इसमें उम्मीदें। इसमें जी जी। इसमें आपने बहुत अच्छी बात की। दूसरा, मैंने एक पॉडकास्ट तो नहीं लेकिन पत्रकारों की एक चर्चा ब्लूमबर्ग पे हुई थी, भारत के पत्रकार थे, विदेश के पत्रकार, वहां के अमेरिका के, उन्होंने ये चर्चा की थी और उसमें यह निष्कर्ष निकल रहा था कि अगर इनका एक्स्ट्राडिशन होता है मान लीजिए किस दिन के बाद, तो क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो प्रोसेस में क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को वहाँ का डीओजे भेजेगा, भाई इनकी मुद्दत पूरी होगी, इनको अभी आप भेजो या जो भी करो। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो किसी मजिस्ट्रेट को ये मामला भेजेगा तहकीकात करने के लिए कि क्या इनको सही में इनका प्रत्यार्पण होना चाहिए, नहीं होना। इनका प्रत्यार्पण होगा तो एक बात समझ लो, इनको रखा जाएगा जेल में और इनको कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, या आई डोंट नो कैसे क्या होगा, उनके लीगल लॉयर्स क्या करेंगे, उनकी लॉ फॉर्म्स क्या करेगी, वहां की व्यवस्था क्या करेगी, मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर ये होता है तो प्रत्यार्पण अगर होता है तो ये करना पड़ेगा। दूसरा कि प्रत्यार्पण में महीनों से लेकर सालों तक निकल जाते हैं। एक रशियन बिजनेसमैन के केस में 10 साल के बाद उनका, मतलब प्रत्यार्पण तो नहीं कह सकते, उनको अरेस्ट किया गया था उनके कंट्री के बाहर से, क्यों कहीं और चले गए थे और वहां से उनको अरेस्ट किया गया था। तो ये भी संभावना है कि अगर आप कहीं बाहर चले जाएंगे तो ये महीनों से लेकर सालों तक की प्रक्रिया है। अब ये कैसे होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये मामला पॉलिटिकली तूर पकड़ेगा और इसीलिए डिबेट जरूरी है। प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे आरोप लग रहे हैं, दादा आप समझने की कोशिश करो। तो डिबेट होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को भी इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये कंट्री की शाख दाव पे लगी है और हर बार आप ये नहीं कह पाओगे कि अर्थनीति पे कोई हमला करके चला गया। मतलब ये आपकी आपकी वीक गवर्नेंस दिखती है इसमें, जब आप हर बार ये कहते हैं कि कोई हमला करके चला गया। जवाब देना पड़ेगा आपको, ऐसे थोड़ी होता है हर बार कोई हमला करके चला जाएगा। और आजकल के वॉर जो है वो इकोनॉमिकली फाइट होते हैं, बॉर्डर्स पे वॉर बहुत कम होते हैं। अब जो है वो किसी कंट्री की इकोनॉमी को कैसे कैप्चर करना है, वही वॉर है। तो अगर आपकी इकोनॉमी किसी ने कैप्चर करके रखी है, आपकी इकोनॉमी के साथ कोई खिलवाड़ खेल रहा है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सीधी बड़ा बात है। बड़ा बहुत ही गंभीर हाँ, विषय है, क्योंकि अगर हमारे सीधी कोई बात है। आर्थिक तंत्र पर पूरा हमला कर रहा है, हमारी आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसका पर्दाफाश कीजिए, साजिश जो कौन रच रहा है, मतलब ये तो एक बात बेनकाब आप कीजिए उसको। समझने की कोशिश, नहीं नहीं, आप मेरी एक बात समझने की कोशिश कीजिए प्रशांत जी। ये तो एक कंपनी के सामने मामला आता है, स्टॉक मार्केट में समस्या होती है, कंपनी के शेयर्स के सामने समस्या होती है। अब कल को मान लीजिए ये इस लेवल पे चला गया कि भारत में कुछ चुनिंदा 50-100 कंपनियों के ऐसे मामले आ गए, तो आप क्या होगा, आप मुझे जवाब दीजिए। चलिए, जैसे पैराडाइज पेपर्स आया था, पन्नामा लीक्स आया था, जिसमें भारतीयों के नाम थे, 2 नंबर के पैसे जहां जहां पे रखे थे, हंगामा बिल्कुल हो गया था, बराबर है। हंगामा होगा।
उसके ऊपर भी चर्चा हुई है संसद में। पैराडाइज पेपर्स एंड पनामा लीक्स के ऊपर भी चर्चा हुई है संसद में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई है। तो यहां पे सोचिए, ये एक कंपनी, एक उद्योगपति, उसके बारे में जब बातें आती है तो ये समस्याएं होती है। अगर मान लीजिए चुनिंदा आपके देश के 100 ऐसे उद्योग घराने के ऊपर ऐसे मामले आ गए तो हालात क्या होंगे, आप मुझे हाँ, समझाइए। क्या तो तब भी क्या आप यही कहेंगे कि ये तो देश की अर्थनीति पे बाहर के लोग हमला करके चले जाते हैं? प्रोटेक्ट कीजिए, आपकी इकोनॉमी को आपको प्रोटेक्ट करना है। जैसे आप देश की खाली बॉर्डर्स की रक्षा करनी है, ऐसा नहीं है। आजकल देश की इकोनॉमी, आजकल इकोनॉमिक इकोनॉमी ग्लोबल बन गई है। तो आपकी, जब आप एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन के जहां उभर रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस घर को आपको संभालना पड़ेगा। उस घर के अंदर चल रहा जो वाणिज्य व्युत्पन्न व्यवस्था का जो भी अर्थनीति का जो कारोबार है, उसको संभालना पड़ेगा आपको। उसके ऊपर कोई ऐसे हमला नहीं कर सकता, ऐसे कुठाराघात नहीं कर सकता है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वीक बहुत स्टेटमेंट्स संभालना मत पड़ेगा। दीजिए, आतंकवादी हमला करके चले जाए उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट चाहिए। ढूंढिए कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? भारतीय है तो पकड़ के डालिए जेल में उसको, विदेश का है तो उसका ऐसा नोटिस निकालिए, बुलाइए यहाँ के कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां पे भी ले जाना ले जाइए कि क्यों भारत की अर्थनीति के पीछे पड़े हैं। हर अच्छा, बार इसमें ये एक वीक जी जी, स्टेटमेंट देना बंद कर दीजिए कि भारत की अर्थनीति पे हमला है। इसमें कुछ कॉर्पोरेट वार, कुछ कॉर्पोरेट एंगल भी हो सकता है इसमें। हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये तहकीकात का मुद्दा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, हर जगह से घेरा गया है, सरकार को भी घेरा गया है और जो उद्योग जगत है उसको भी घेरा गया है। अब ये तो एक ऐसे उद्योगपति की बात आ रही है, मैं यही बताना चाह रहा हूं ना आपको। मान लीजिए कल को ऐसे 100 उद्योग घरानों की बात है कि आप सो क्या करेंगे? क्या करोगे बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात। और भाई ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई नीट एंड क्लीन है। हम सबको पता है भारत में किस तरीके से धंधा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। तो बिल्कुल मामले सही कहीं बात। से भी आ सकते हैं। तो और आपको वो इंसुलेट करना पड़ेगा वो चीज को। अगर कॉर्पोरेट वॉर एंगल है तो एक्सपोज कीजिए, उसके जो भी उसके उसमें है उसको पकड़िए। हाँ, सीधी बात है भाई, सामने आना चाहिए, सीधी बेनकाब बात है, करना चाहिए, आपकी साजिश कौन आपकी रच रहा है। सरकार का गला गला घोटा जा रहा है, आपके मतलब उद्योग जगत का गला घोटा जा रहा है, आपके पॉलिटिकल और अर्थनीति दोनों के ऊपर हमला हो रहा है, और आप बोल रहे हैं ये हमला हो रहा है। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए कि ये लोग हमने ढूंढे, ये किया है, हम करने वाले हैं इनके सामने तहकीकात। ठीक बात विपक्ष है, को देश कोई के ना हित के बोले लिए तो तो भारत हाँ। की, देखिए, राष्ट्र धर्म सबसे नहीं, बड़ा है। अगर राष्ट्र हित ये में तो मान सब। लीजिए ऐसा कोई आप ढूंढ के लाए तो विपक्ष के ऐसा बोलेगा नहीं नहीं इसको मत पकड़िए, बिल्कुल। अगर उसके खास सामने पुख्ता सबूत है और सब कुछ, तो विपक्ष भी आपके साथ आएगा कि भाई बराबर है, कीजिए यार। ये सिर्फ भारत की अर्थनीति पर हर कोई हमला करता जाएगा तो क्या बिल्कुल, हालत होगा इसका? क्या मैं देश के हित के लिए तो हर कोई हर एक मंच पर आएगा, सभी सभी बिल्कुल, लोग। इसीलिए चर्चा जरूरी है, समझो आप मेरा पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि रिकॉर्ड पे नहीं लेंगे। और इसलिए मैंने बोला आपको कि ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों से बात कीजिए जिन्होंने ये कवर किया है, ये चेक करवाइए कि ऐसी बातें रिकॉर्ड पे आई है नहीं आई है कभी। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अच्छा सुझाव है कि जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट कवर करने का उनका अपना एक अनुभव है, और हाँ, विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने देखा भी है पार्लियामेंट में, किस तरह से मतलब पार्लियामेंट में डिबेट हुई है। 1947 से 1940 के टाइम पे जो पत्रकारिता में थे, मान लीजिए अगर वो आज जिंदा है तो उनको भी लाइए, उनको पूछिए। बिल्कुल, दिल्ली में ऐसे पत्रकार मिल जाएंगे आपको। मिल जाए। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बड़ा गंभीर विषय है। और साथ ही कार्यक्रम के अंत में आते हैं, अपने बड़े विस्तार से पूरा बताया। अच्छा, जैसे भारत की राजनीति में पूरा उथल पुथल मुद्दे को लेकर, क्या क्या इमरजेंसी अमेरिका की इमरजेंसी इमरजेंसी जैसी घटना के ऊपर संसद में चर्चा नहीं होती है? होती है ना। इमरजेंसी के समय की घटना के टाइम पे उस समय भी संसद में चर्चा हुई। खूब चर्चा हुई है, खूब चर्चा हुई है, हर मुद्दे पर चर्चा हुई है संसद हर के अंदर, मुद्दे पे उसकी चर्चा गंभीर, होती है। तो गंभीर चर्चाएं हुई हैं। संसद गंभीर में चर्चाएं हुई चर्चा हैं, नहीं होगी तो क्या हम तो किसी कहाँ होगी? चाय या पान की रेड़ी रेकड़ी पे चर्चा करेंगे? हम तो आम लोग हैं भाई, हम तो कर भी लेंगे, चलिए। लेकिन जिनको ये कंट्री की पॉलिसी, जिनको ये कंट्री को एक डायरेक्शन में ले जाना है, एक दिशा में ले जाना है, कंट्री की दशा बदलनी है, अब वो लोग ही चर्चा करने से मना कर देंगे तो क्या होगा? आप समझाइए कैसे क्या मुझे, होगा? चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप डिबेट की सोसाइटी को खत्म कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत बची है इंटेलेक्चुअल्स की, वो भी आप खत्म कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट डिबेट का बड़ा इतिहास है, बड़ा गौरवमय इतिहास है भारत की पार्लियामेंट का। संसद में एक से संसद में एक से एक महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं, बहस हुई हैं, और आगे उसमें गायब काफी मारी सारे जाते वाटो सॉल्यूशन भी निकले हैं।
उस बहस के बाद वहाँ सोल्यूशन भी निकले और सार्थक चर्चा हुई है, साल भर भी चर्चाएं हुई हैं देश की संसद के अंदर, खूब विपक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप के मतलब बड़ा उच्च मापदंड वाली बहस हुई है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहस से बचा जाए। अच्छा, कार्यक्रम के अंत में आते हैं। जैसे कि भारत की राजनीति में इस पूरे विषय को लेकर बड़ा एकदम से उथल पुथल वाला एक दौर, आरोप प्रत्यारोप के दौर देख रहे हैं। क्या अमेरिका की राजनीति में भी बाइडेन का जो शासन है, अब ट्रंप नए राष्ट्रपति वहां पर बनने जा रहे हैं, तो क्या अमेरिका की राजनीति में भी कुछ इसका इम्पैक्ट है, कुछ प्रभाव है, क्या देखते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसा ही एक पॉडकास्ट मैंने सुना जिसमें कहा गया था कि इस मामले को लेके ट्रंप की जो ट्रांजिशन टीम है, ब्लूमबर्ग का ही एशिया का एक पॉडकास्ट था, उसमें ये बात आई थी कि जो इसकी जो ट्रांजिशन टीम है ट्रंप की, उसको लेके ये अदानी के मामले में इन्होंने उनकी प्रतिक्रिया चाहिए, तो ट्रंप की ट्रांजिशन टीम ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी करने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ पीएमओ को भी अप्रोच किया गया था भारत में, प्रधानमंत्री कार्यालय को, तो इन्होंने भी इस मुद्दे के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने से मना कर दिया है। व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट ये था कि ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का मामला है, तो वो एक इंडिपेंडेंट बॉडीज है, और भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही बड़े बुनियादी ढांचे पे पड़े हुए, तो इस मुद्दे को लेकर उसमें वो लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। तो ये चीजें आ गई है। अब ट्रंप की सरकार, जो ये लोग बोल रहे हैं कि ट्रंप की सरकार आएगी, ये होगा वो होगा, मतलब ये जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है पूरी वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स का, ट्रंप के खुद के सामने भी मामले हैं, अगर कल को वो मामले प्रूव होते तो ट्रंप भी जेल में जा सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऐसी बॉडी है। तो चीजें यहाँ पे ऐसे नहीं है कि ट्रंप आएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ट्रंप अगर कल को मान लीजिए किसी को बोलते हैं सॉल्व करने के लिए कि ठीक है ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, और कल को किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है वो चीज और वो मीडिया में आ गया, तो हालात क्या हो गए आपके? और इतने सालों के बाद, इतने संघर्ष के बाद वो वापस सत्ता में आए, मूर्ख आदमी है क्या वो कि अपनी सत्ता को झोंक देगा एक मतलब ऐसे मामले के लिए? वो भी सोच समझ के खेलेगा, समझो आप। तो ये इतना आसान नहीं है जितना बताया आसान जा है। रहा है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो निकल पड़ते हैं ना आईटी सेल वाले कि नहीं नहीं ट्रंप आ गए, ये हो जाएगा, वो इतना आसान है। किसी ने कॉल रिकॉर्ड कर लिया, कल को मान लीजिए ट्रंप ने बोला कि ठंडे बस्ते में डाल दिए, कॉल रिकॉर्ड करके वायरल हुआ कल को, तो वहां का मीडिया क्या बखेड़ा खड़ा करेगा आपको पता है? और तब जाके यहाँ पे जो डैमेज होगा वो आप मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा मामला है ये कोई गोदी मीडिया नहीं है भाई साहब, समझने की कोशिश कीजिए। वहां का मीडिया भी इतना इंडिपेंडेंट है, और ट्रंप जिस तरीके से मीडिया को ट्रीट करता है, तो वहां पे ट्रंप के खिलाफ मामले ढूंढे जाएंगे। तो ये एक ऐसा मामला है कि कल को अगर ट्रंप ने इंटरफियर किया तो उसके खिलाफ जा सकता है ये चीज। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली अगर इसमें कहीं इन्वॉल्व हुए और इसके हाथ कहीं पे दिखाई दिए, तो मीडिया हर तरफ से उथेड़ लेगा उसको पूरा का पूरा। क्योंकि उसने जो मीडिया को ट्रीट किया है ना, वहां पे वो मीडिया बैठा है राह देख के कि ये वापस आए सत्ता में तो बहुत सारे मामले निकलेंगे इसके साथ। बहुत सारे मामले, बिल्कुल सही। जी तो जी ही इज ऑन अ वेरी स्टिकी ग्राउंड, ट्रंप इज ऑन अ वेरी स्टिकी ग्राउंड। इतना इतना आसान नहीं होगा ये जो बोल रहे हैं ना सब कि नहीं नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ पे समस्या ये है कि एक उद्योग घराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में इतना आगे निकल चुका है, उस लिस्ट में आगे निकल चुका है, उसके ऊपर कुठारघात हो रहा है। सरकार बोल रही है देश की अर्थनीति पे हमला हो रहा है। चलिए मान लीजिए अदानी का शेयर ऐसा हो गया कि किसी एक्सचेंज पे जाके आपने दिया $100 दे रहा है, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन चलिए मान लीजिए अर्थनीति पे हमला है, तो क्यों एक्शन नहीं ले? तो कौन हर बार जी। आपकी अर्थनीति पे हमला करके चला जाता है? सही कह रहे हैं आप, सही कह एक्शन तो लीजिए भाई साहब। हर बार आपकी अर्थनीति के ऊपर एक कंपनी के ऊपर हमला करके चले जाता है, आपके स्पोक्स पर्सन आके बोल देते अर्थनीति पे हमला है। क्या है ये तो और विषय कर ऐसे हैं जो पाएंगे तो लगातार आप ही सवाल कर उठा रहे पाएंगे। नहीं नहीं, कर पाएंगे तो आप ही कर पाएंगे, क्योंकि हैं। आपके पास जन समर्थन है। 223 सीट लेके आए आप महाराष्ट्र से, सर, इतना सत्ता बड़ा की जन ताकत आपके समर्थन पास है, है। किस चीज का डर है? कर दीजिए भाई किस साहब। चीज़ का डर? तो ठीक है, सत्ता की ताकत आपके पास, सारे संसाधन आपके पास हैं। आप कर सारी लीजिए, बात खत्म हो जाती है। जी जी जी। पब्लिक को भी यही जरूर, एक्सपेक्टेशन है कि कर पाएगा तो कोई आप ही कर पाओगे, बाकी का तो आप कोई ही कर नेता पाओगे। कर नहीं पाएगा। अरविंद केजरीवाल से तो अपेक्षा रख नहीं सकते, विपक्ष में बैठे। राहुल गांधी भी नहीं कर पाएंगे, विपक्ष में बैठे। दूसरे जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी है, शरद पवार है, सब तो विपक्ष में बैठे, तो वो तो नहीं कर विपक्ष में पाएंगे। बैठ, आप हो सत्ता में, आपसे ही अपेक्षा होगी, आप ही करो भाई। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये फिर देश की जिम्मेदारी, सत्ता की जिम्मेदारी आपके पास है, तो आप ही कर सकते हैं। आप पे ही आप सारी ही कर व्यवस्थाएं, सकते हो। और नहीं सारे आप हो, संसाधन आपके पास। आप नहीं नहीं आप हो, आप क्या है, आप नोट भी फाड़ सकते हो,
और किसी का वजूद भी फाड़ सकते हो, तो आप ही कर सकते हो, आप ही आप कीजिए। ही कर सकते हो, आप ही। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही बात आपने कही है कि बस सत्ता की जो ताकत है आपके पास है, आप इस पद पे बैठे हैं, तो आप तमाम तरह की जो भी साजिशें रची जा रही हैं, उसको बेनकाब कर सकते हैं, सामने ला सकते हैं और आप बता सकते नोट हैं भी कौन फाड़ आदमी। सकते हो, आप वोट भी फाड़ सकते हो। वोट आपके फेवर में ही आता है, किसी के फेवर में आता नहीं है, तो आप तो सबको फाड़ सकते हो। आप बहुत सबको बड़े हो भाई साहब, आप ही कर लो ये सब। अभी रोना बंद करो। अर्थनीति पे हमला है, ढूंढिए कौन कर रहा है अर्थनीति पे हमला हर बार, ठीक बात। और उसको फाड़ दो, सिंपल। बहुत ही गंभीर विश्लेषण आपने किया है और बताया है कि दूसरे किस तरह 50 से साल अगर आपने इसको ढूंढ लिया ना, जो आपकी अर्थनीति पे हर बार हमला कर रहा है, तो दूसरे 50 साल तक आप राज करोगे। आप आप एक बार फाड़ दो उसको पकड़ के, जो भी है। जैसे इसने किया था ना, पुतिन ने, वहां का एक ऑयल कंपनी का मालिक है, यूकोस ऑयल करके कंपनी है, सिटीजन के करके, अमेजोन पे एक पिक्चर है, देखिएगा। तो यूकोस ऑयल कंपनी के मालिक को कोर्ट के कठेरे में खड़ा कर दिया था, पिंजरे में बंद करके, 15 दिन तक दूर ट्रेन से जा सके ऐसी जेल में डाला था। तो कर लीजिए, मतलब पुतिन की वाह वाह हो गई थी उसके बाद। आप भी कर लीजिए, बात खत्म हो जाती है। कौन ये हर बार हमला करके चला जाता है, पता ही नहीं चलता। जी, 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 जी। बहुत ही विस्तार से आपने पूरे विषय को बताया, समझाया कि विषय आखिरकार क्या है और हमारे दर्शकों को, मुझे उम्मीद है कि पूरा विषय समझ में आ गया होगा और उसके इफ एंड बट सारे क्लियर भी हो गए होंगे कि कितना गंभीर विषय है ये। और सरकार को तत्काल इसकी जो पूरी इंक्वायरी सेटअप करनी चाहिए, तमाम तरह की बातों को पार्लियामेंट के पटल पर रखनी चाहिए, जिससे देश की जनता को पता चले कि पूरा विषय में कितनी गंभीरता, उसके असर भारतीय व्यवस्था पर कितना गंभीर है। ये बड़ा विषय है क्योंकि भारतीय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह दुनिया में लगता है अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, इस तरह के आरोप सामने आते हैं। आरोप में जांच के बाद ही क्लियर होगा कि कौन आदमी इसमें कितना कल्प्रिट है या कितना दोषी है। लेकिन बात है कि आरोप तो लगे, उस आरोप की सच्चाई की तह तक जाना चाहिए, जिससे कि देश की जो अर्थव्यवस्था पर एक सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा है, जो दुनिया में लोग उठाते हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगना बंद हो जाए। और इन्हीं बातों के साथ आज की चर्चा को समाप्ति भी करते हैं। और हिमांशु ने जिस तरह से पूरे विषय को बताया, गंभीरता बताई है, उसकी सार्थकता बताई है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिमांशु का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए समय भी निकाला और बहुत ही सारगर्भित चर्चा भी प्रस्तुत की उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।